हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 11th का लेसन नंबर 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले टॉपिक के अंदर हमने भू आकृतिक प्रक्रिया के दौरान दो महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अध्ययन किया जो बहिर्जात बल के रासायनिक अपक्षय से संबंध रखते हैं, जिसमें हमने जल योजन के बारे में पढ़ा, जिसमें खनिज स्वयं जल को धारण कर लेते हैं, जिससे उनके आयतन और खनिज सेलों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसी को क्या कहा गया, जल योजन। उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन और खनिजों के सहयोग से होता है। याद रखना, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन और खनिज आपस में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं या अभिक्रिया करते हैं। फिर हमने पढ़ा था न्यूनीकरण। जब ऑक्सीकृत या ऑक्सीकरण से संबंधित जो खनिज तत्वों को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो उस समय अन्य प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूनीकरण। याद रखना बच्चों, जब किसी पदार्थ को ऑक्सीकृत होते हैं उनको ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन के संपर्क में ना रखकर अन्य स्थानों पर रखा जाता है जहां ऑक्सीजन या ऑक्सीजन उनको नहीं मिलती। उस समय वो पदार्थ कोई दूसरी प्रक्रिया या रासायनिक क्रिया करने लग जाता है, उसी को हमने क्या कहा, न्यूनीकरण। देखो, ऑक्सीकरण के अंदर जो ऑक्सीकृत जो खनिज होते हैं उनका जो रंग होता है ऑक्सीकृत होने के बाद लाल, भूरे या पीले रंग का होता है, जबकि न्यूनीकरण होने के बाद इसका रंग हरे रंग का या दूसर आसमानी रंग का हो जाता है। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण और जल योजन टॉपिक के अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा था और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बहिर्जात बल का दूसरा जो भाग है भौतिक अपक्षय है। कौन सा भाग है, भौतिक अपक्षय। हमने पढ़ा था बहिर्जनित प्रक्रिया, बहिर्जनित प्रक्रिया। इसको हमने 3 रूपों में पढ़ेंगे। कितने रूपों में पढ़ेंगे, पहला रासायनिक अपक्षय, दूसरा हम भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, तीसरा जैविक अपक्षय। इस तरह हम इसका अध्ययन करेंगे। रासायनिक अपक्षय के बारे में हमने विस्तार के साथ अध्ययन कर लिया है। अब हम कौन सा लेंगे, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, जिसके बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। फिर हम लेंगे जैविक अपक्षय। तो पहले हम लेते हैं भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया। भौतिक अपक्षय में अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित होते हैं। अब भौतिक अपक्षय के लिए कौन कौन से बल उत्तरदायी होते हैं उनके बारे में हम पहले जानते हैं। पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल दिया था और उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर स्थित कोई भी चीज होती है वो पृथ्वी अपनी ओर खींचकर रखती है, और यदि कोई उच्च ढलान वाले क्षेत्रों में होती है तो ऊपर से नीचे की तरफ या उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर पदार्थ का प्रवाह होगा। ये किसके कारण होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जिसे सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इस पृथ्वी के ऊपर सभी चीजें स्थायी रूप से स्थित हैं, अन्यथा ये कभी भी स्थायी अस्थायी नहीं रहती। जैसे अत्यधिक ऊपर भार, जब कभी किसी क्षेत्र के ऊपर अत्यधिक भार होता है उस समय भी गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य करता है। दबाव, उस समय भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और अपरूपण प्रतिबल होता है जब उच्च ढाल से निम्न ढाल की तरफ जब पदार्थ का प्रवाह होता है, संचलन होता है, उसी समय यह गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य
करता है। अपन के ऊपर जो दबाव बनता है उस दबाव का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला दाब भी क्या कहलाता है? वायु दाब। प्रति इकाई क्षेत्र में वायु से लगने वाला दाब भी क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला जो दाब है वो भी क्या कहलाता है? या प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला जो दबाव है वही क्या कहलाता है? दबाव के रूप में जाना जाता है, जिसका मुख्य कारण क्या होता है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब है तापक्रम में परिवर्तन। आपको पता ही है धरातल के ऊपर सभी जगहों पर एक समान तापमान नहीं पाया जाता है। उसका बहुत सारे कारण भी हैं। आपने देखा होगा सूर्य हमेशा भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहता है, जिसके कारण इन स्थानों पर तो सूर्य का तापमान क्या होता है? अधिक प्राप्त हो जाता है, जबकि ध्रुव की साइड उनके सूर्य की किरणें क्या हो जाती है बच्चों? तिरछी हो जाती है। क्या हो जाती है? तिरछी हो जाती है, जिसके कारण तापमान में क्या आ जाता है? परिवर्तन आता है। दूसरी बात, दिन के समय सूर्य के प्रकाश मिल जाने के कारण तापमान उच्च होता है और शाम के समय सूर्य का प्रकाश ना मिलने के कारण तापमान क्या होता है? निम्न होता है। इससे भी तापमान में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। क्रिस्टल द्रवों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण ही उत्पन्न विस्तारण बल। देखो क्रिस्टल द्रवों में वृद्धि, देखो तापक्रम में परिवर्तन में क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश होता है तब सेलों के ऊपर पड़ता है तो सेल गर्म होकर क्या हो जाती है? फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है। और जब शाम के समय सूर्य अस्त होता है सेल वापस ठंडी होती है, वापस क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। क्या होती है? सिकुड़ जाती है। तो फैलना सिकुड़ना ये दैनिक प्रक्रिया होगी, जिसके कारण काफी बार लगातार सिकुड़ना और फैलने के दौरान इन सेलों के अंदर क्या पैदा हो जाता है? विभंग पैदा हो जाता है या दरारें पैदा हो जाती हैं और कालांतर में ये टूटकर बिखर जाती है। पशु के क्रियाकलापों के कारण भी उत्पन्न विस्तार। काफी बार क्या होते हैं? पशु के जो खुर होते हैं या कोई जीव होता है वो भी इस प्रकार के अपक्षय करने में उत्तरदायी माने जाते हैं। जैसे चूहा, वो सेलों के अंदर क्या कर देते हैं? बिल निकाल देते हैं या बिल खो देते हैं, जिसके कारण उस स्थान पर सेलों का क्या हो जाता है? खोखलापन हो जाता है या फिर विभंग पैदा हो जाता है। अगला बिंदु, शुष्क एवं आर्द्र चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव। देखो कोई क्षेत्र क्या होता है? शुष्क होता है और कोई क्षेत्र क्या होता है? आर्द्र होता है, और उन सब के प्रभाव के कारण सेलों का क्या होता है? दबाव बनता है, और दबाव के कारण क्या होता है? वो सेलें टूट जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि कोई स्थान पर हम बांध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बांध बनाते हैं। और बांध बनाते हैं उस स्थान पर पहले कोई सेल होती है और उसके ऊपर हमने क्या बना दिया? ऐसे बांध। तो यहाँ पर क्या भरेगा? जल भरेगा, और जल भरने से उस सेल के नीचे क्या पड़ेगा? दबाव पड़ेगा, और सेल के नीचे दबाव पड़ने से वो सेल नीचे वाली होती है वो या टूट जाती है या इधर उधर से रखने लगती है, जिसके कारण भी सेलों के अंदर क्या हो जाता है? विभंग आ जाता है। काफी बार जो भूकंप आते हैं वो इसी का कारण आता है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर आया था कोयना बांध में। महाराष्ट्र के अंदर कौन से बांध में आया था? कोयना बांध में आया। तो उसका कारण क्या था? जल का दबाव। जल का दबाव के कारण ही महाराष्ट्र के कोयना बांध के अंदर क्या आया था? भूकंप आया था। तो याद रखना बच्चों, ये सारे जो कारक हैं वो भौतिक अपक्षय के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। अगला जो बिंदु है भार विहीनीकरण एवं निस्तारण। भार विहीनीकरण एवं निस्तारण, ठीक है। अब इसमें पहला बिंदु ले लेते हैं। अनवरत अपर्दन के कारण ऊपरशायी सेलों के भार का उपनयन ऊर्ध्वोन्मुख दबाव के निर्मुक्ति के कारण होता है। देखो लगातार जब ऊपरी सेलों का क्या होगा? अपर्दन होगा, और ऊपर से ये पर टूटती जाएगी, तो एक दिन ऐसा होगा वो सारी की सारी वो सेल क्या हो जाएगी? निर्मुक्ति हो जाएगी, मतलब एकदम समाप्त हो जाएगी, और समप्राय मैदान का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा पेनी प्लेन, समप्राय मैदान, ये सब इसी के रूपों के कारण ही हो पाता है। अब एक शब्द है अपर्दन। तो अपर्दन क्या है उसके बारे में देखते हैं, फिर आगे अपन चलते हैं। आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है और मैंने आपको समझाया है, फिर मैं आपको काफी समय हो गया इसलिए वापस बता रहा हूं। अपर्दन, ठीक है, याद रखना भौतिक
व मानवीय क्रियाओं के कारण चट्टानों का, भौतिक व मानवीय क्रियाओं के कारण चट्टानों का कटाव क्या कहलाता है? अपरदन। याद रखना, भौतिक व मानवीय क्रियाओं के कारण चट्टानों का जो कटाव है वही क्या कहलाता है बच्चों? अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरदन। याद रखना। अगला बिंदु करने से शुरू, इससे पहले देखते हैं जिससे सेलों के ऊपरी स्तर विस्तारित हो जाए, जिसके कारण सेलों का जो ऊपरी परत है, जो ऊपरी परतें हैं वो धीरे धीरे क्या होती है? अपरदित हो जाती है। इनके परिणाम स्वरूप सेलों का पातन या तत्स्वरूप विघटन हो जाता है और फिर से धीरे धीरे उसकी ऊपरी परतें हटती जाती और एक समय ऐसा आता है कि उसका पूरा का पूरा स्वरूप होता है वो विघटन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये सेलों के रूप में देख रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये मान लो ये सेल है, ठीक है। अब इसका क्या हो रहा है? ऊपरी से क्या हो रहा है? अपरदन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपरदन, जिसके कारण एक समय ऐसा आता है कि पूरी सेल का स्वरूप होता है वो विघटित हो जाता है। जैसे ये देखो सेल है, ये विघटित हो, जैसे ये परत पहले हट गई, फिर इस सेल का अपरदन हो गया, फिर इस सेल का अपरदन हो गया और फिर इस सेल का अपरदन हो गया या फिर ये सेल हो गया। तो इस तरह ये पूरी सेल का क्या हो गया? स्वरूप समाप्त हो गया। किसके कारण हुआ? अपरदन के कारण। तो जिससे सेल धीरे धीरे उसका भार विहीनीकरण, मतलब धीरे धीरे उस सेल का भार और आयतन क्या होता जाता है? कम होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो सेल पूरी नष्ट या विघटन हो जाती है। अगला बिंदु, विभंग मोटे तौर पर भूतल की सतह के समांतर विकसित होता है और फिर विभंग ऐसा होता है एक समय ऐसा आता है कि वो विभंग पूर्ण रूप से धरातल होता है उसके समान हो जाता है। जैसे मैंने ये बताया अभी, पूरी सेल का विघटन हो गया और फिर धरातल किसके समान हो गया? पूरे एक समतल मैदान या भूतल के समान हो जाता है, ठीक है। भूमि के वक्र सतह वाले क्षेत्रों में चाप विभंग द्वारा सेलों का भारी चादरे या अपसल्कन द्वारा निर्मित करने से प्रवृत्ति पाई जाती है। और भूमि वक्र देखते हैं तो वो परतों के रूप में सेलों का क्या होता है? अपसल्कन होता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो अपसल्कन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं पहले। अपसल्कन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि भौतिक अपक्षय के कारण, भौतिक क्रियाओं के कारण, सही रहेगा, भौतिक क्रियाओं के कारण सेलों का चादर के रूप में अपरदन होना क्या कहलाता है बच्चों? अपसल्कन। क्या कहलाता है? अपसल्कन, ठीक है। भौतिक क्रियाओं के कारण सेलों का चादर के रूप में अपरदन होना क्या कहलाता है? अपसल्कन कहलाता है। याद रखना, ठीक है। फिर अगला बिंदु लेते हैं, भार विहीनीकरण एवं दबाव मुक्त होने के कारण विस्तारण से उत्पन्न अपसल्कन चादरों का क्षैतिज विस्तारण सैकड़ों या तक की हजारों मीटर तक हो सकता है। देखो, भार विहीनीकरण कहो या दबाव मुक्त होने के कारण जो विस्तारण की प्रक्रिया होती है या अपसल्कन की जो प्रक्रिया होती है वो सैकड़ों से लेकर हजारों मीटर तक देखने को मिलती है। मान लो एग्जाम्पल के रूप में फिर से मैं यही बता रहा हूं, ये सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर जो ये अपसल्कन के रूप में जो चादर का रूप में जो अपरदन हो रहा है वो क्या हो सकता है? सैकड़ों से लेकर हजारों मीटर तक हो सकता है। तो मान लो ये जो ऊंचाई है सैकड़ों से लेकर हजारों मीटर तक हो सकती है। जैसे इसकी ऊंचाई 1000 मीटर हो गई, कितनी हो गई? 1000 मीटर हो गई, तो ये हजारों मीटर हो गई। फिर इसका धीरे धीरे ये चादर के रूप में अपसल्कन होना शुरू हो जाता है या अपरदित होना शुरू हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है ये अपरदित होते होते पूरी सेल का एक समतल भूभाग के रूप में निर्माण हो जाता है। उसी को हम भार विहीनीकरण या दबाव मुक्त सेल के रूप में जानते भी हैं। बड़े चिकने गोलाकार गुंबद को अपसल्कन गुंबद कहते हैं और काफी बार क्या होता है कि एक गुंबद के रूप में ऐसा बन जाता है। इसका अपरदित होते हुए ये सेल कैसे हो जाती है? इस गुंबद के रूप में इसका निर्माण हो जाता है।
किसके रूप में हो जाता है? गुबन। इसलिए इसे अपसल्कन गुबन कहते हैं, गुबन कहते हैं। अब इसको अपसल्कन गुबन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस गुबन या गोलाकार गुबन का बनने का कारण क्या है? अपसल्कन क्रिया। क्या है? अपसल्कन क्रिया होने के कारण ही इसे अपसल्कन गुबन के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा बच्चों, भार विहीनीकरण एवं दबाव मुक्त जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह सेलों का अपसल्कन और अपरदन करके उस सेलों के भार को कम करती है। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट बिंदु को। अब ले रहे हैं तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तार। अब तापक्रम में परिवर्तन होने के कारण किस तरह सेलों में विस्तारण होता है वो देखते हैं। आपको मालूम ही है खनिज ताप वर्दी के साथ फैलते हैं, और ताप कमी के साथ सिकुड़ते हैं। आपको खुद को ही मालूम है। यदि अपन ने देखा, आपने देखा भी है बच्चों कि जब लुहार होता है वो कभी ठंडे लोहे को कभी नहीं पीटता है, कभी भी ठंडे लोहे को नहीं पीटता। क्यों? उसे मालूम है कि ठंडा लोहा कभी विस्तारित या फैलेगा नहीं, इसलिए वो पहले लोहे को गर्म करता है और गर्म करने के बाद उसे पीटता है। क्यों पीटता है? क्योंकि वो सेल क्या हो जाए? विस्तारित हो जाए, या फिर वो लोहा क्या हो? फैल जाए। इसीलिए उसे गर्म करके वो पीटता है। उसी प्रकार हम कहते हैं कि खनिज होता है तापक्रम के साथ क्या होते हैं? वर्दी के साथ क्या होते हैं? फैलते हैं। और जैसे ही ठंडा होता है वो वापस क्या होता है? सिकुड़ता है। और जब ये प्रवृत्ति दैनिक हो जाती है, रोजाना की हो जाती है, तो एक समय ऐसा आता है कि बार बार फैलने और सिकुड़ने के कारण इन खनिजों के अंदर विभंग पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है? विभंग पैदा हो जाता था। उसका क्या कारण बताया गया है? तापक्रम में परिवर्तन, जिसके कारण उसका विस्तारण हुआ, और विस्तारण के कारण बार बार होने के कारण ही उसका क्या हुआ? विभंग हुआ। क्या हुआ? विभंग हुआ। मतलब उसका अपक्षय हुआ। और अपक्षय किस प्रवृत्ति का हुआ? भौतिक अपक्षय। किस प्रवृत्ति का हुआ? भौतिक अपक्षय। सेलों में विद्वान विभिन्न प्रकार के खनिजों में स्वयं के विस्तार एवं संकोचन की अपनी सीमाएं होती हैं। सेलों में पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं उनकी स्वयं की इतनी क्षमता होती है या शक्ति होती है, वो कितना फैल सकते हैं, कितना सिकुड़ सकते हैं। ज्यादा उसको सिकुड़वा भी नहीं सकते और ज्यादा फैल भी नहीं सकता। जैसे हम रबड़ का उदाहरण लेते हैं। रबड़ होता है जो आप औरतें अपने सिर के अंदर डालती हैं, उसको हम यदि फैलाते हैं, क्या करते हैं बच्चों? फैलाते हैं। तो उसको कब तक फैला सकते हैं? जब तक उसकी सीमा होती है। और ज्यादा हम फैलाएंगे तो वो रबड़ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। उसका क्या कारण है? क्योंकि उस रबड़ की निश्चित सीमा थी और वो उस सीमा तक तो फैलता गया, और जब सीमा से अधिक हमने उसका खिंचाव किया तो वो टूट गया। तो यही बात इसमें सेलों में विद्वान होती है कि सेलों के अंदर पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं उनकी निश्चित क्या होती है? उसका विस्तारण और संकुचन की सीमा होती है। और उस निश्चित सीमा से यदि हम ज्यादा संकुचन या विस्तारण की प्रक्रिया करेंगे तो वो सेल टूट जाती है। क्या होती है? टूट जाती है। अगला बिंदु, तापक्रम बढ़ने के साथ प्रत्येक खनिज फैलता है। और आपको मैंने अभी उदाहरण समझाया था लुहार का कि तापक्रम बढ़ने के साथ ये सभी सेलें होती है, क्या होती है? फैलती है। यदि तापक्रम नहीं बढ़ाया जाए तो सेलें ही फैलती है। तो याद रखना, तापक्रम बढ़ाएंगे तो सेल फैलेगी, नहीं तो नहीं फैलेगी। एवं अपने निकट खनिज पर दबाव डालती, और जब ये खनिज फैलेगी तो पड़ोसी वाले खनिजों के ऊपर क्या डालेगी? दबाव डालेगी। क्या डालेगी? दबाव। आपने कभी घर के अंदर आपने चना या मूंग को रात को जब पानी में भिगो कर रखते हैं, क्या करते हैं? पानी में भिगो कर रखते हैं, तो उसको कम से कम 1 फीट
खाली रखते हैं। उसका क्या कारण होता है बच्चों? क्योंकि जब इसके अंदर जल भर जाएगा तो ये जो मूंग है या चना है ये क्या करेंगे? फैलेंगे, और फैलेंगे तो अपनी अपनी जगह ज्यादा ग्रहण करेंगे, जिसके कारण वो खाली जगह भी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। लेकिन सेलों में ऐसा नहीं होता है, वो सारे सब फिक्स होते हैं। लेकिन जब तापक्रम होता है तो वो फैलती है, तो पास वाली सेलों के ऊपर क्या डालती है? वो दबाव डालती है तथा तापक्रम गिरने के साथ तदनुसार संकुचन होगा, और जैसे ही वापस तापक्रम गिरता है वो वापस क्या हो जाती? सिकुड़ जाती है। तो इसमें क्या पढ़ा हमने कि बच्चों तापक्रम बढ़ने के साथ सेलों में क्या होती है? विस्तारण होता है, और तापक्रम कम होने के साथ वापस का क्या होता है? संकुचन होता है। तो बार बार विस्तारण संकोचन ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे आसपास की सेलें के जो होती हैं उसके ऊपर भी दबाव पड़ता है। अगला तापक्रम में दैनिक परिवर्तन के कारण सेलों के छिछले स्तरों पर खनिज कणों में आंतरिक संचलन नियमित रूप से होता है। और तापक्रम में यह दैनिक परिवर्तन के कारण, मतलब दिन के समय तापमान अधिक होता है, सेल फैलती है, रात के समय तापमान कम होता है, रात वापस सेल सिकुड़ती है। ये डेली का या रोजाना का कार्य सेल में होता है, जिसके कारण उनके जो कण होते हैं आंतरिक भाग में क्या करते हैं? लगातार रोजाना दैनिक रूप से वो क्या करते हैं? संचलन करते हैं या गति करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रोजाना सूर्य उदय के साथ सेलों का गर्म होना और फिर फैलना, और सूर्य अस्त होने के बाद वापस सेलों का संकुचन होना। इसी तरह सेलों के आंतरिक जो कण होते हैं वो गति या संचलन करते रहते हैं। अगला बिंदु, ये प्रक्रिया शुष्क जलवायु और ऊंचे क्षेत्रों में दैनिक तापक्रम बहुत ही अधिक होता है और सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। देखो, जो ये तापक्रम में परिवर्तन मतलब सेलों का फैलना और सिकुड़ना जो प्रक्रिया है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? शुष्क जलवायु या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में। शुष्क जलवायु या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ये ज्यादा देखने को मिलती है और वापस सबसे ज्यादा प्रभावित भी करती है। तो याद रखना, शुष्क जलवायु क्षेत्रों में ये प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिलती है। भारत के अनुसार देखा जाए तो ये जलवायु किससे कहते हैं? तो पूछा जाए तो याद रखना, जिन क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको मालूम हो गया बच्चों कि सेलों का विस्तारण कैसे होता है और सेलों का संकुचन कैसे होता है, और दैनिक संकुचन और विस्तारण के कारण सेलों के अंदर क्या पैदा होता है बच्चों? विभंग पैदा होता है। तो बच्चों, आज के जो टॉपिक है उसके अंदर हमने भौतिक अपक्षय के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला बिंदु भार वहीनीकरण विस्तारण पढ़ा, और दूसरा तापक्रम में परिवर्तन और उनके विस्तारण के बारे में जानकारी प्राप्त की, और भौतिक अपक्षय के कौन से बल उत्तरदायी होते हैं उनका हमने विस्तार के साथ अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट बिंदु के अंदर भौतिक कार्य का जो अन्य बिंदु है उसके बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।